Hello friends, welcome to my channel Biotech Guru, and I am here with our fourth lecture of chapter 1, that is reproduction in organism. In previous video we had discussed up to the introductive part of events in sexual reproduction, which are pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. So in this video we will try to complete our first event, which is pre-fertilization event. So let's start this video. Please turn over the page number 10. So see this pre-fertilization event. So there are three events in sexual reproduction. मतलब sexual reproduction के अंदर there are three events, which is pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. So इस वीडियो में हम pre-fertilization के प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे. That what is pre-fertilization? So pre का मतलब क्या होता है? Pre means before. Anything, any process or any events which are occurring before fertilization, they are called as pre-fertilization event. Okay? कोई भी प्रोसेस या कोई भी इवेंट्स जो कि फर्टिलाइजेशन से पहले हो रही हैं, उनको हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं. ठीक है. These includes all events of sexual reproduction prior to the fusion of gametes. मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कहने का मतलब क्या हुआ कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स तो यहाँ फर्टिलाइजेशन को कहते हैं. सो बिफोर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जितने भी इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, दे आर कॉल्ड एज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. और इसमें कौन कौन से इवेंट है? देन द टू मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर गैमेटोजेनेसिस एंड द सेकेंड वन इज गैमेट ट्रांसफर. कोई भी बायो का वर्ड अपने वर्ड के अंदर ही मीनिंग छुपा के रखता है. ओके. सो इफ यू स्प्लिट दिस वर्ड गैमेटोजेनेसिस मीन्स you will get two words. First is gamete and the second is genesis. Okay. तो gametes का मतलब तो आप समझते ही हो. Gamete is a मतलब किसी भी रिप्रोडक्टिव आप कह सकते हो कि कोई भी अगर रिप्रोडक्शन कर रहा है तो it need a special structure which reproduce or which fertilize the other sex. Okay. So ये उसका गैमेट हो गया वर्ड. और जेनेसिस का मतलब क्या हुआ कि गैमेट फॉर्मेशन. अगर मेल या फीमेल के बॉडी में गैमेट बनी ही नहीं तो फिर किस चीज को आप फर्टिलाइज कराओगे रिप्रोडक्शन में? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट फॉर्म द गैमेट इनटू एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल. ओके. तो फर्स्ट इवेंट ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन इज गैमेटोजेनेसिस, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. जेनेसिस कहीं भी मिले उसका मतलब होता है सिंथेसिस. सिंथेसिस. अब सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? बनना. ठीक है. नाउ सी द सेकेंड वन. अब ये गैमेट्स बन तो गए हैं. एक किसी मेल या फीमेल के गैमेट्स की बात करें तो वो गैमेट्स बन तो चुके हैं, बट इट विल नो यूज इफ वी कांट transfer it from one body part to another or the place where it fertilize. अगर वहां तक पहुंचा ही नहीं पाए हम जहां पे उसको फर्टिलाइजेशन करना है या जिस बॉडी में फर्टिलाइजेशन करना है, अगर गैमेट्स वहां तक पहुंचा ही नहीं, then there is no use of formation of gametes. So there are very two important events occurring before fertilization. That is, first one is गैमेटोजेनेसिस एंड द सेकेंड वन इज गैमेट ट्रांसफर. बहुत इजी है. प्री फर्टिलाइजेशन में हमने दो प्रोसेस को देखा. पहला कि गैमेट्स बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि गैमेट्स नहीं होगा तो फर्टिलाइज क्या करेगा. और दूसरा, अगर गैमेट बन गया है और वो उस प्लेस तक नहीं पहुंच पाए जहां पे फर्टिलाइजेशन होना है, तो गैमेट बनने का भी कोई यूज नहीं है. सो लेट्स सी द गैमेटोजेनेसिस इन डिटेल्स. ओके. लेट्स सी दिस. As you are already aware, gametogenesis refer to the process of formation of the two types of gametes, male and female. हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन पार्ट को देख रहे थे, तो हमने पहले भी देखा था कि व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस. बट स्टिल हेयर आपका अगर चाहो तो डेफिनेशन यहाँ है, मार्क कर सकते हो. व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू गैमेट्स. ओके. अब वो चाहे एक ही बॉडी में दोनों गैमेट फॉर्म कर सकते हैं या फिर अलग अलग गैमेट्स अलग अलग बॉडी में फॉर्म हो सकता है, अलग अलग इंडिविजुअल में फॉर्म हो सकता है. ओके.
सो गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल। अब गैमेट क्या होता है, तो हैप्लॉइड सेल होता है। किसी भी सेल का अपना एक नंबर होता है, पोलॉइडी होता है, ठीक है। अब वो पोलॉइडी n भी हो सकता है। अगर n हुआ पोलॉइडी, अगर पोलॉइडी n हुआ तो हम इसे बोलते हैं हैप्लॉइड। क्या बोलते हैं, जैसे ये भी हमें बताया था कि गैमेट्स आर हैप्लॉइड, ठीक है। तो हैप्लॉइड मतलब उसका पोलॉइडी क्या होगा, n होगा, ठीक है। लेकिन किसी भी जो नॉर्मल सेल होते हैं उसका जो पोलॉइडी होता है वो 2n होता है, इसे हम बोलते हैं डिप्लॉइड, ओके, इसे हम बोलते हैं डिप्लॉइड। अगर किसी सेल का 3n हो गया तो उसे हम बोलेंगे ट्रिप्लॉइड, ठीक है। सो किसी भी सेल का अपना एक पोलॉइडी होता है जिसका सीधा सा मतलब होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, जिसका सीधा मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसमें कितने प्रेजेंट है। तो जो n होता है वो हैप्लॉइड होता है। मतलब अगर ह्यूमंस की बात करें तो हमारे अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम मतलब 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो जब आप गैमेटोजेनेसिस होता है, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, तो उस टाइम हमारा 46 क्रोमोसोम बनते हैं। लेकिन जब वही रिप्रोडक्शन के टाइम की बात करें तो जो गैमेट्स होते हैं वो सिर्फ n नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखते हैं। n मतलब कि 46 को आपको 2 से डिवाइड करना होगा, देन विल गेट 23 क्रोमोसोम। और एक पेरेंट से आपको 23 क्रोमोसोम मिलेगा और दूसरे पेरेंट से भी आपको 23 क्रोमोसोम मिलेगा। तो अब दोनों को जब ऐड करोगे तो इट विल बिकम 46, जो कि आपके पेरेंट की तरह क्रोमोसोम होगा। मतलब सारे सेल का जो आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो 46 हो जाएगा, ठीक है। सो पोलॉइडी इज वेरी सिंपल, इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन एनी ऑर्गेनिज्म। अब ये जो क्रोमोसोम नंबर है वो डिफर करता है आपके ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ह्यूमन का जो जनरल पोलॉइडी होता है वो 2n होता है सारे सेल्स का, बट गैमेट्स का हैप्लॉइड होता है। क्यों? क्योंकि हमें गैमेट्स को दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कराना है या फिर कोई दूसरे बॉडी की गैमेट्स के साथ हमें क्या करना है, फ्यूजन करना है। तो अगर हम अपना 2n रखें और उधर से भी 2n आए तो हमारा तो 4n हो गया। तो जो बच्चा आएगा वो 4n वाला हो जाएगा, विच इज एबनॉर्मल, है ना। सो गैमेट्स आर हैप्लॉइड। आई गेस ये हैप्लॉइड का मतलब ये जो लाइन है वो समझ में आ गया कि गैमेट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। इन सम एल्गी द गैमेट्स आर सो सिमिलर in appearance that it is not possible to categorize them into male and female gamete. कुछ एल्गीज में ऐसे होते हैं गैमेट्स जिसमें आप ये मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। यू कांट डिफरेंशिएट दैट विच वन इज मेल गैमेट एंड विच वन इज फीमेल गैमेट। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो फिगर बना है इट इज क्लैमाइडोमोनास, ओके। तो ये जो ग्रीन एल्गी होते हैं, क्लैमाइडोमोनास जो होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रीन एल्गी होते हैं। और एल्गी क्या है, इट इज अ सिंपलेस्ट प्लांट। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म कहाँ होगा, या मतलब सारे बैक्टीरियाज में ही ले लेते हैं आप लोग। तो ये चीज मत करिएगा, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो समझ आएगी कि जो एल्गी होते हैं ये प्लांट्स के किंगडम में आते हैं, ठीक है। और प्लांट के सबसे सिंपलेस्ट जो होते हैं ना ऑर्गेनिज्म, उसमें आते हैं। और वो सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म का एक स्पेशल क्लास है विच इज एल्गी, ठीक है। और इस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, क्लैमाइडोमोनास, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर आप बायो स्टूडेंट हो तो क्लैमाइडोमोनास के जो ऐसे कैरेक्टर होते हैं कि इनके जो गैमेट्स होते हैं यू कांट डिफरेंशिएट कि इनमें से मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। आप यही फिगर देख के ही बताओ मुझे कि क्या आपको समझ आ रहा है कि विच वन इज मेल एंड विच वन इज फीमेल। तो अगर मेल और फीमेल ही नहीं पता चल रहा है तो उसके गैमेट को तो डिफरेंशिएट करना इज वेरी डिफिकल्ट थिंग, नो। सो लेट्स सी द सेकेंड वन, इट इज अ फ्यूकस, ओके। तो ये भी एक तरह का एल्गी ही होता है, फ्यूकस भी होता है जो एक तरह का एल्गी होता है। इसमें वी कैन डिफरेंशिएट। इसमें क्या होता है कि एक जो आपका फीमेल गैमेट होती है वो लार्ज इन साइज होती है एंड इट इज स्टैटिक, मतलब ये मूव नहीं कर रही होती है, ठीक है। ये क्या हो रही होती है, मूव नहीं कर रही होती है। बट जो एक इसका मेल गैमेट होता है, दिस वन इज फीमेल गैमेट, ओके, दिस वन इज फीमेल गैमेट, I mean female organism, or this one is a gamete. So female part and this is a male, okay.
So small one is male. It has some mobility structure. एक यहाँ पे पीछे देख रहे हो टेल जैसा स्ट्रक्चर है. So it help in movement. ठीक है, तो मेल के पास कुछ मूव करने वाली चीजें होती हैं जिससे कि वो मूव करके फीमेल के बॉडी पार्ट तक जा सकते हैं एंड दे कैन फ्यूज. ठीक है, सो दिस प्लांट नेम इज फ्यूकस विच इज ऑल्सो एल्गी. ओके, सो इसमें कैरेक्टर क्या होता है कि द फीमेल इज larger than male and the female is static. Okay, male is smaller, very small. Okay, and it has mobility property, so it can reach to female and fertilize it. Okay, now see this figure. Okay, इस figure में क्या देखते हो आप? This one is you can say this one is the gamete of humans. अब ये जो है ये फीमेल है. ठीक है, ये this one is female gametes. सो फीमेल गैमेट्स को हम क्या बोलते हैं ह्यूमन के केस में? वी कॉल देम ओवा. और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एग और यू कैन ऑल्सो कॉल इट ओवम. ओके, सो देर आर 3 डिफरेंट नेम्स ऑफ द सेम थिंग. अब ये जो फीमेल गैमेट होती हैं ह्यूमंस में, इनका हम 3 अलग अलग नामों से जानते हैं. ठीक है, इसको आप ओवा चाहो तो ओवा भी बुला सकते हो. इफ यू वांट टू कॉल इट एग यू कैन कॉल देम एग और यू कैन कॉल देम ओवम. ओके, सो देयर आर 3 डिफरेंट नेम जिससे आप इसको बुला सकते हो. सो ये फीमेल की बात हो गई. नाउ दीज 2 वर्ड आर व्हाट वी से दिस इज अ मेल गैमेट. हम इसे क्या बोलते हैं? मेल गैमेट बोलते हैं. और ह्यूमन के केस में मेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं. स्पर्म. ओके, स्पर्म. सो इसमें भी बिल्कुल फिकस की तरह ही होता है. जो फीमेल पार्ट होती है, जो फीमेल गैमेट्स होता है, वो क्या होता है कि लार्ज इन साइज होता है. ओके, लार्ज एंड मतलब राउंड शेप होता है. इसका राउंड शेप का है ये. लेकिन जो ये मेल गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स आर सिलेंड्रिकल शेप. ठीक है, ये जनरली कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल, लंबे से शेप के होते हैं. एंड दे हैव फ्लैजिला विच हेल्प इन मूवमेंट. Okay, because in this also female is static. Female can't move from one body to another body, so it is static. And male gamete has to reach to the female gamete, so it has flagella which help in movement towards female gamete to fertilize it. Okay, मतलब फीमेल गैमेट जो होती है वो स्टैटिक होती है और जो मेल गैमेट्स होते हैं उनके पास फ्लैजिला होता है जो कि इनको हेल्प करता है किस चीज में? ताकि ये फीमेल गैमेट तक पहुंच सके और फिर उसको फर्टिलाइज कर सके. तो इट्स अ वेरी short introduction about gametogenesis and different gametes. Okay, now see, they are hence called homogametes. Okay, मतलब कि अगर जिस गैमेट्स में अगर इट इज इम्पॉसिबल टू कैटेगराइज, अगर इम्पॉसिबल है कैटेगराइज करना, अगर किसी गैमेट्स को आप कैटेगराइज नहीं कर पा रहे हो कि वेदर इट इज मेल और फीमेल गैमेट, इन दैट केस वी कॉल्ड होमोगैमस. होमो मीन्स अगर आप इस वर्ड को भी स्प्लिट करो तो यूल गेट 2 वर्ड्स. वन इज होमो जिसका मतलब होता है सेम. ओके, एंड गैमेट्स तो यू नो. सो अगर सेम टाइप का गैमेट्स है तो उस केस को हम क्या बोलते हैं? होमोगैमेट्स. वैसे कंडीशन को जिसमें गैमेट्स क्या थे? बिल्कुल सेम, जैसे कि अभी मैंने देखा था क्लाइमेडोमोनास में, तो उस केस को हम, उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? होमोगैमेट्स. या फिर उसी को हम क्या बोलते हैं? आइसोगैमेट. अब इसे भी स्प्लिट करो. आइसो का भी मतलब क्या होता है कि 2 ऑर्गेनिज्म बिल्कुल सेम कोई चीज कंटेन कर रहे हो, इसका भी मतलब होता है सेम. आइसो, और आपने पढ़ा होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ा होगा, तो आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है? 2 कोई चीज, 2 साइड जो कि बिल्कुल सेम हो रहे थे, है ना. तो उसी तरह से 2 गैमेट्स अगर बिल्कुल सेम है तो वी कैन कॉल देम आइसोगैमेट्स. ओके, however in a majority of sexual reproduction organism the gametes produced are of 2 morphological distinct type, that is heterogamety. जैसे हमने अभी 2 और देखे थे. फर्स्ट देखा था क्लाइमेडोमोनास एंड 2 और कौन कौन थे? फ्यूकस एंड ह्यूमन वाला जो देखा था. तो उसमें क्या था? जो ह्यूमन या फिर फ्यूकस का देख ले हम लोग, तो फ्यूकस का और ह्यूमन का जो गैमेट्स थे वो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बिल्कुल देखने में डिफरेंस थे. एंड वी कैन इजिली आइडेंटिफाई दैट विच वन इज मेल गैमेट एंड विच वन इज फीमेल गैमेट. सो दैट टाइप ऑफ कंडीशन वी कॉल इट
हेट्रोगैमेटीज. ओके, वी कॉल दैट हेट्रोगैमेटीज. ठीक है. इन सच ऑर्गेनिज्म द मेल गैमेट इज कॉल्ड एंथ्रोजॉइड्स और स्पर्म. अगर हेट्रोगैमेटी है तो वी कैन इजिली डिफरेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल. सो इन मेल गैमेट, तो हम उस केस में मेल गैमेट को स्पेशल नेम क्या देते हैं? एंथ्रोजॉइड्स. ओके, मतलब ये भी दो पार्ट से बना है, क्योंकि आप इसको अगर स्प्लिट करो तो यू विल गेट व्हाट? टू, एंथ्रो एंड जॉइड्स. ओके, तो एंथ्रो जो वर्ड होता है जनरली इसका मतलब होता है क्या? कि गैमेट्स. ओके, और वो भी मेल गैमेट्स. प्लांट के केस में हम लोग एंथर का यूज करते हैं. एंथर इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. सो मेल के केस में एंथर वर्ड यूज करते हैं. ठीक है. और जॉइड्स का मतलब जोआ. जोआ मीन्स एनिमल. ठीक है, जो मूव कर सके. एनिमल का मतलब क्या होता है? जो मूव कर सके. यहाँ पे ये जो जॉइड वर्ड है इसका मतलब होता है, ये जो वर्ड बना है ये किस वर्ड से बना है? जोआ. जोआ वर्ड से बना है. और जोआ का मतलब होता है एनिमल. एनिमल का मतलब होता है विच कैन मूव. ओके, सो वैसा गैमेट जो कि मूव कर सकता है. ठीक है. इसी को हम दूसरा नेम क्या जानते हैं इसका? स्पर्म. अभी मैंने जस्ट बताया आपको कि फीमेल गैमेट और मेल गैमेट को क्या बोलते हैं, तो वही यहाँ पे डिस्कस किया गया है. एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज एग और ओवम. आप इसका एक और नाम लिख लेना, मैंने बताया जैसे कि ओवा भी बोलते हैं इसको. ठीक है. तो मेल गैमेट को आप एंथ्रोजॉइड्स बोल सकते हो या स्पर्म बोल सकते हो, या और फीमेल गैमेट को आप एग, ओवम या ओवा बोल सकते हो. ठीक है. लेट्स सी दिस. सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म. अब किसी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअलिटी का मतलब क्या होता है, ये हम यहाँ पे थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं. Sexual reproduction in organism generally involve in the fusion of gametes from two different individual. जनरली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये अभी हम लोग बहुत टाइम से बोलते आ रहे हैं, मतलब पिछले 2-3 वीडियो से ये सुनते आ रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है. तो फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल और फ्रॉम वन इंडिविजुअल ओनली. ठीक है. बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू. बट ये हमेशा ट्रू नहीं होता है कि दो डिफरेंट इंडिविजुअल के गैमेट्स को ही फ्यूज करने के प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम लोग? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. कुछ केसेस अलग होते हैं. विल स्टडी दैट केस ऑल्सो. सो फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल स्टडी इन क्लास 11th, कैन यू आइडेंटिफाई द केस वेयर द सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज ऑब्जर्व्ड? क्या आप, मतलब 11th क्लास में हमने काफी कुछ पढ़ा था, तो क्या आप अपने 11th क्लास के स्टडी से आप ये बता सकते हो कि क्या आपने कोई ऐसा एग्जाम्पल पढ़ा जिसमें कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन चीज हुई हो, मतलब कि खुद से फर्टिलाइज हो गया हो कोई भी चीज. ठीक. ऑफ कोर्स साइटिंग सच एग्जाम्पल इन प्लांट इज इजी. अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन की हम बात करें तो ज्यादा इजी आप किस में देख सकते हो, किस ऑर्गेनिज्म में? तो वी कैन सी इट इजिली, और यू कैन से कि ये जो कैरेक्टर होता है ये प्लांट में कॉमन होता है कि प्लांट जो होते हैं वो सेल्फ फर्टिलाइज कर रहे होते हैं. मतलब सेल्फ फर्टिलाइज करने का मतलब क्या? कि इनको कोई मेल और फिर फीमेल अदर प्लांट्स की जरूरत नहीं पड़ती है. दे कैरी बोथ द गैमेट्स इन सिंगल फ्लावर ओनली. और एक ही पेड़ में डिफरेंट फ्लावर में भी ये फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है. तो उस केस में भी तो हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही बोल रहे हैं, बिकॉज इट डजंट नीड अनदर प्लांट टू फर्टिलाइज इट. है ना. प्लांट may have both male and female reproductive structure in the same plant, that is bisexual. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये जो पैरा है ना, ये पूरा पैरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप स्टार मार करके ये सारे पैरा को अच्छे से पढ़ना. और क्वेश्चंस जो है यहाँ से काफी पूछते हैं, चाहे वो बोर्ड्स में हो या फिर आपके नीट में हो या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो. हालांकि बोर्ड से तो ये चैप्टर एक्सक्लूड कर दिया है, बट नीट और अदर एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरा है. सो प्लीज फोकस. ओके. प्लांट में हैव बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट. मतलब कि प्लांट्स जो होते हैं उनके पास दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स हो सकते हैं इन द सेम प्लांट. मतलब एक प्लांट था और इसी प्लांट के अंदर इसका मतलब किसी एक पार्ट में मेल गैमेट है और किसी एक तरफ में फीमेल गैमेट है. तो इस तरह के प्लांट को ध्यान दीजिएगा. आई एम नॉट सेइंग फ्लावर
ओके, आई एम सेइंग प्लांट। इस तरह के प्लांट को जिसमें के मेल एंड फीमेल गैमेट बोथ आर प्रेजेंट इन द सिंगल प्लांट, वी कॉल दिस टाइप ऑफ प्लांट बाइसेक्सुअल। बाई मीन्स टू एंड सेक्सुअल मीन्स सेक्स। ओके, मतलब कि जो भी सेक्स के आप कह सकते हो कि टूल्स हैं, ठीक है, टूल्स या फिर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो किसी एक ही प्लांट में है। दो सेक्सुअल जो गैमेट्स या फिर दो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स चाहिए थे, बोथ आर प्रेजेंट इन सिंगल प्लांट ओनली, दैट केस इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल। ओके, वी कॉल दिस प्लांट बाइसेक्सुअल प्लांट। वी कैन कॉल दिस प्लांट बाइसेक्सुअल प्लांट। ओके, और ऑन डिफरेंट प्लांट विच वी कॉल यूनिसेक्सुअल। और अगर दो डिफरेंट प्लांट है, दो डिफरेंट प्लांट है, ठीक है, और एक में मेल गैमेट है, एक में मेल गैमेट है और दूसरे में फीमेल गैमेट है, तो हर एक प्लांट को यहां हम क्या बोल सकते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट। इस केस में हम इन प्लांट्स को क्या बोलेंगे, वी कॉल देम यूनिसेक्सुअल प्लांट। अगर दो सेक्स ऑर्गन्स एक ही प्लांट में है तो उस टाइप के प्लांट को बाइसेक्सुअल प्लांट बोलते हैं। अगर एक सेक्स ऑर्गन एक प्लांट में है और दूसरा सेक्स ऑर्गन दूसरे प्लांट में है तो उस टाइप के प्लांट को हम यूनिसेक्सुअल प्लांट बोलते हैं, ठीक है। In several fungi and plants, the term homothallic and monoecious are used to denote bisexual condition. अगर bisexual condition है तो उसको हम homothallic भी बोल सकते हैं या monoecious भी बोल सकते हैं in case of fungi और plant. तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लो, बिकॉज हमें भी अपने स्कूल लाइफ में बहुत डिफिकल्टी होती थी टू लर्न दिस। तो होमोथैलिक जो वर्ड है जनरली फंगी के केस में यूज होता है। होमो जो थैलिक वर्ड है वो फंगी के केस में यूज करते हैं हम लोग, और बाइसेक्सुअल प्लांट या यूनिसेक्सुअल प्लांट के केस में यूज करते हैं। अगर प्लांट को बताना है कि वो कैसा प्लांट है तो वी कॉल देम बाइसेक्सुअल प्लांट और यूनिसेक्सुअल प्लांट। लेकिन अगर फंगी है तो उसे हम होमोथैलिक बोलेंगे, ठीक है। और अगर वो यूनिसेक्सुअल कंडीशन है तो उसको हम हेट्रोथैलिक बोलेंगे, व्हाट वी कॉल हेट्रोथैलिक, ठीक है। लेकिन वही अगर हम फ्लावर की बात करें, अब हम प्लांट नहीं, फंगी नहीं, किसकी बात करें, फ्लावर की, तो उस केस में फ्लावर को हम मोनोशियस या फिर डायोशियस बोलते हैं। अगर बाइसेक्सुअल कंडीशन है तो हम उसे मोनोशियस बोलेंगे। बाइसेक्सुअल मतलब कि क्या, मेल एंड फीमेल एक ही फ्लावर में है तो उसको हम बोलेंगे मोनोशियस फ्लावर, ओके। एंड अगर दो डिफरेंट फ्लावर में है तो उसे हम डायोशियस फ्लावर बोलेंगे, ठीक है। हेट्रो एंड डायोशियस आर टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द यूनिसेक्सुअल कंडीशन। समझ में आया ये चीज? एक बार फिर से देखो अच्छे से। तो होमोथैलिक या फिर मोनोशियस जो वर्ड है वो जनरली किसके लिए यूज करते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट में यूज होता है। बाइसेक्सुअल प्लांट वो होता है जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो एक ही प्लांट में हो तो हम उसे बाइसेक्सुअल प्लांट बोलते हैं। अगर फंगी में उस तरह का केस हो तो हम उसे होमोथैलिक फंगी बोल सकते हैं, और अगर फ्लावर का केस हो तो मोनोशियस फ्लावर बोल सकते हैं। उसी तरह से अगर यूनिसेक्सुअल हो, मतलब एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक प्लांट में और दूसरा दूसरे प्लांट में, तो उसे हम यूनिसेक्सुअल प्लांट बोलते हैं। अगर उस तरह का कोई आपको फंगी मिल जाए तो आप उसको हेट्रोथैलिक बोल सकते हो, और अगर फ्लावर की बात करें तो हम डायोशियस यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन फ्लावरिंग प्लांट द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टैमिनेट, दैट इज बियरिंग स्टैमेन, व्हाइल द फीमेल इज पिस्टिलेट और बियरिंग पिस्टल। आप ध्यान से देखो, जैसे मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेमेन। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टेमेन। एक मेल रिप्रोडक्टिव जैसे हमने बनाया था स्पर्म, तो उस स्पर्म को क्या बोलेंगे हम, स्टेमेन, ठीक है। और फीमेल को रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलेंगे, पिस्टिल। लेकिन ये फ्लावर के केस में है, ये फ्लावर के केस में है, एनिमल्स के केस में नहीं। तो अगर फ्लावर के केस में मेल को हम बोल रहे हैं स्टेमेन, और जो उस स्टेमेन को कैरी करेगा उसे हम बोलेंगे स्टैमिनेट। उसे हम क्या बोलेंगे, स्टैमिनेट। जो प्लांट या जो पार्ट ऑफ प्लांट स्टेमेन को कैरी करेगा वी कॉल दैट स्टैमिनेट, एंड जो प्लांट का पार्ट पिस्टिल को कैरी करेगा उसे हम बोलेंगे पिस्टिलेट, ठीक है। इन यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टैमिनेट, दैट इज स्टेमेन बियरिंग, while the female pistillate और pistil bearing, ठीक है। इन
Some flowering plant, both male and female flower may be present on the same individual. अभी जैसे हमने बात किया था कि फ्लावर के केस में अगर दोनों मेल एंड फीमेल एक ही फ्लावर में हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोशियस, अभी जस्ट डिस्कस किया. एंड ऑन द सेपरेटेड इंडिविजुअल, उस केस में हम उसे डायोशियस बोलेंगे. ये पूरा पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्लीज ध्यान से समझिए. लेट्स सी दिस. सम एग्जाम्पल ऑफ मोनोशियस प्लांट आर कुकुरबिट्स एंड कोकोनट. अब मोनोशियस प्लांट के एग्जांपल्स क्या है, कुकुरबिट्स मीन्स इसके अंडर में, कुकुरबिट इज अ फैमिली, इसके अंडर में जो प्लांट आते हैं वो हो गए आपके कुकुम्बर वगैरह. ठीक है, कुकुम्बर माने खीरा. तो जो खीरा होते हैं वो कैसे होते हैं, मोनोशियस उनके फ्लावर होते हैं. उनके फ्लावर कैसे होते हैं, मोनोशियस, मतलब कि एक ही फ्लावर में फीमेल एंड मेल दोनों, मतलब स्टेमन और पिस्टल दोनों ही प्रेजेंट होते हैं. एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं. उस तरह के प्लांट को क्या बोले, मोनोशियस प्लांट बोल रहे हैं. तो उसके एग्जाम्पल में क्या है, कुकुरबिट्स एंड कोकोनट. कोकोनट में भी वैसा केस होता है. अगर डायोशियस प्लांट की बात करें तो डायोशियस का क्या होगा, डायोशियस प्लांट्स आर पपाया एंड डेट पाम. ठीक है, पपाया के केस में एंड डेट पाम जो होते हैं खजूर, और जो पपाया पपीता होता है, उस दोनों के केस में हम क्या देखते हैं कि डायोशियस होते हैं प्लांट्स. डायोशियस कहने का मतलब एक मेल अलग इंडिविजुअल एक पेड़ में और फीमेल इंडिविजुअल दूसरे पेड़ में, और फिर इन दोनों पेड़ के बीच में फर्टिलाइजेशन होगी और उसके बाद फिर नया एक न्यू प्लांट ग्रो कर जाएगा, है ना. नेम द टाइप ऑफ गैमेट्स दैट आर फॉर्म्ड इन स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट. अब आप आसानी से बता सकते हो, हमने ऊपर डिस्कस किया है अभी जस्ट, कि स्टैमिनेट जो होंगे उसमें कौन सा गैमेट्स होगा अगर पूछा जाए तो बहुत इजी है, इट विल बी एंथ्रोजॉइड. एंड अगर पिस्टिलेट फ्लावर है तो उसमें कौन सा गैमेट्स होगा, तो ये भी बहुत इजी है, ओवम, एग या ओवा होगा, है ना. लेट्स सी. बट वॉट अबाउट एनिमल्स. अब इतनी जो हमने बातें की वो तो हमने प्लांट्स की बातें कर ली, लेकिन एनिमल्स में क्या होता है. आर इंडिविजुअल ऑफ ऑल स्पीसीज ईदर मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल. क्या वो जो भी मेल हो या फीमेल हो, सारे स्पीशीज में, एनिमल के सारे स्पीशीज में वो यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं. और देयर आर स्पीसीज विच पॉजेस बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. या फिर कुछ ऐसे भी हैं स्पीसीज एनिमल के अंदर जो कि क्या करते हैं, बाइसेक्सुअल. मतलब कि ऐसे तो जनरली हम जानते हैं कि जितने भी एनिमल होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो कि बाइसेक्सुअल हो, तो बिल्कुल है. You probably can make a list of several unisexual species. आप बहुत ही आसानी से यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, जो भी यूनिसेक्सुअल एनिमल्स हैं, उनके लिस्ट तैयार कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको कॉमनली दिख जाएंगे. डॉग हो गए, काव हो गए, ह्यूमंस हो गए, है ना. ये सारी चीज बहुत सिंपली से दिख सकते हैं और इनका रिप्रोडक्शन भी इवन आपने देखा होगा. तो ये हो गया आपका यूनिसेक्सुअल. लेकिन अगर हम बाइसेक्सुअल की बात करें तो थोड़ा सा इसमें काफी ध्यान से देखना पड़ेगा आपको. जैसे कि अर्थवर्म हो गए, स्पॉन्ज हो गए, टैपवर्म, लीच. टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्सुअल एनिमल पॉजेस बोथ एंड मेल फीमेल गैमेट्स आर हर्माफ्रोडाइट्स. जैसे अभी हम प्लांट के केस में अगर एक ही बॉडी के अंदर दो मेल एंड फीमेल गैमेट प्रेजेंट थे तो उसे हम क्या बोल रहे थे, बाइसेक्सुअल बोल रहे थे. तो उसी तरह से एनिमल के केस में अगर ऐसा कोई एनिमल, जैसा कि एग्जाम्पल में हमने 4 देखा, अर्थवर्म सबसे पहला, प्रायोरिटी पे स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अर्थवर्म हो गए, स्पॉन्ज हो गए, टैपवर्म हो गया एंड लीचेस. ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो एनिमल्स हैं, ये जो है, ये क्या है, ये बाइसेक्सुअल एनिमल है. ठीक है, मतलब इनमें फीमेल और मेल गैमेट दोनों ही एक ही बॉडी के अंदर होता है. और इस तरह के केस को, अगर ये एनिमल का केस हम पढ़ रहे हैं, प्लांट का नहीं, अगर प्लांट का केस पढ़ते तो बाइसेक्सुअल प्लांट बोलते हैं या फिर उसको हम मोनोशियस बोलते हैं. लेकिन हम एनिमल का केस में बात कर रहे हैं तो एनिमल के केस में इसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट हर्माफ्रोडाइट. वी कॉल इट हर्माफ्रोडाइट. ठीक है. कॉकरोच इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल स्पीसीज. अब कॉकरोच है जो, वो क्या है, वो यूनिसेक्सुअल है. मतलब एक कॉकरोच मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रखेगा और दूसरा कॉकरोच फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रखेगी, और देन आफ्टर दे फ्यूज एंड फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस और फिर एक न्यू कॉकरोच प्रोड्यूस होगा, है ना. चलो आगे देखते हैं. सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. अब एक और इवेंट है बहुत इंपॉर्टेंट कि सेल डिवीजन किस तरह से होता है. मतलब एक मेल या फीमेल बॉडी है, उसके अंदर अब हमें गैमेट बनाना है, तो अगर उसमें सेल डिवीजन किस तरह से होगा वो नहीं हमें पता होगा,
तो फिर आगे चल के बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम पहले वो देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट इन ऑल gametes in all heterogametic species are of two type, namely male and female gamete। जनरली जो गैमेट्स होते हैं वो दो ही तरह के होते हैं, ये उसको हम बहुत सिंपल नेम्स भी रखा है हमने, या फिर हम अगर हम नहीं उसको नेम कर पा रहे, दैट इज स्पर्म है, या जैसे अभी हमने क्लैमाइडोमोनास में देखा था तो हम उसमें पता नहीं कर पा रहे थे कि मेल गैमेट या फीमेल गैमेट का नाम नहीं दे पा रहे थे कि स्पर्म कौन है, ओवा कौन है। तो उस केस में हम सिंपली क्या कह देते हैं, मेल गैमेट है या फिर फीमेल गैमेट है, उसका कोई स्पेशल नेम हमने नहीं दिया। तो दो ही तरह के गैमेट हैं, फीमेल या फिर मेल गैमेट, ठीक है। गैमेट्स आर हैप्लॉइड दो द पेरेंटल बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज मे बी ईदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। अ हैप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूस गैमेट बाय मायोटिक डिवीजन, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन। अब ध्यान से समझो, अभी मैंने हैप्लॉइडी थोड़ी देर पहले समझाया कि जो हैप्लॉइडी होते हैं, वो जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड क्यों बोल रहे हैं हम इसे, क्योंकि ये एन है, इनके जो पेरेंट जो बॉडी होता है वो ईदर हैप्लॉइड हो सकता है या डिप्लॉइड हो सकता है। मतलब हैप्लॉइड किस केस में होगा कि अगर पेरेंट भी हैप्लॉइड है, माने एन है, तो उसको डिवाइड करने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि एक एन से एन ही बनना है हमें। एक एन से मतलब एन था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एन था, और जो चिल्ड्रन का जो क्रोमोसोम भी होना है वो कैसा होना है, अपने पेरेंट की तरह, तो मतलब एन ही होना है। तो उस केस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हैप्लॉइड पेरेंट था, हैप्लॉइड चाइल्ड है, तो हम समझ सकते हैं कि गैमेट हैप्लॉइड है। लेकिन डिप्लॉइड के केस में बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि डिप्लॉइड के केस में ऐसा क्या हुआ कि इसमें पेरेंट्स जो होते हैं वो 2n है और 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, और जो बच्चा जो बनेगा, जो ऑफस्प्रिंग जो बनेगा या फिर जो बेबी बनेगा, उसको भी 2n होना है। तो ये 2n कैसे बनेगा, तो एक पेरेंट से इसको n मिलेगा और दूसरे पेरेंट से भी, क्योंकि दूसरा भी पेरेंट 2n है, तो दूसरे पेरेंट से भी n मिलेगा और n मिलके यहाँ पे 2n क्रिएट कर देगा। तो इसके पेरेंट्स भी 2n और इसका बच्चा भी 2n है ना। अ हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस गैमेट बाय माइटोटिक डिवीजन। मतलब जो हैप्लॉइड जो पेरेंट है वो क्या करते हैं, सिंपली माइटोटिक डिवीजन कर देते हैं, सिंपली माइटोटिक डिवीजन करते हैं। डज दिस मीन्स दैट मियोसिस नेवर ऑकर इन ऑर्गेनिज्म दैट आर हैप्लॉइड। तो क्या इसका मतलब ये है कि इसमें कभी भी मियोसिस नहीं होता है। केयरफुली एग्जामिन द फ्लो चार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी दैट यू हैव स्टडी इन क्लास 11th टू गेट द सुटेबल आंसर। अब इसका आंसर आप लोग खुद ढूंढिए, और वो आंसर आपको कहाँ मिलेगा, तो वो 11th क्लास के चैप्टर 3 में, ठीक है, 11th क्लास के चैप्टर 3 जो कि क्लासिफिकेशन का चैप्टर है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन के चैप्टर में आपको ये आराम से मिल जाएगा इसका आंसर, कि कुछ ऐसे एल्गी हमने देखे थे जिसमें कि एक्चुअली में जो सेल डिवीजन हो रहा था रिप्रोडक्शन के टाइम में वो माइटोटिक हो रहा था, लेकिन उसका कुछ जो लाइफ फेज होता है वो डिप्लॉइड भी जाता है, मतलब उसमें मियोसिस भी होते हैं, ठीक है। तो वो चीजें आंसर आपको 11th क्लास की बुक में मिल जाएंगी। एक बार ट्राई करना इसको आंसर करने का, नहीं कर पाओगे तो कमेंट बॉक्स में बताना, आई विल हेल्प यू एंड आई विल टेल यू द आंसर, ओके। नाउ मूव ऑन। So several organism belongs to Monera, fungi, algae, bryophyta are haploid plant body। मतलब जनरली जो हम अब क्वेश्चन आ रहा था कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड तो कर रही हैं हम, लेकिन इनमें स्पीशीज कौन कौन से होंगे, जैसे आप बता देते कि कौन सा ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड होता है, कौन सा डिप्लॉइड, तो आसानी हो जाती। तो इसके लिए यहाँ पे आपको बता दिया है। मोनेरा मतलब जितने भी आपके बैक्टीरियाज हैं, या फिर फंगी, ठीक है, या फिर एल्गी या ब्रायोफाइटा, ये सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड बॉडी होते हैं। मतलब उसके जो पेरेंट होते हैं ना, वो पेरेंट ही हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड के मतलब उनमें जो क्रोमोसोम होता है वो क्या होते हैं, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। बट इन ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू टेरिडोफाइटा, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म टेरिडोफाइटा के हैं, जिम्नोस्पर्म के हैं, एंजियोस्पर्म के हैं, एंड द मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन बीइंग, द पेरेंट बॉडी इज डिप्लॉइड। लेकिन जैसे कि ये तो लोअर ऑर्गेनिज्म है ना, मोनेरा, फंगी, एल्गी, ब्रायोफाइटा वगैरह, ये जो हैप्लॉइड है ये लोअर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। लेकिन अगर डिप्लॉइड की बात करें तो उसमें कौन कौन से आ जाएंगे, तो टेरिडोफाइटा आएंगे। ब्रायोफाइटा से ज्यादा ये मतलब डेवलप है, तो टेरिडोफाइटा हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गए, एंजियोस्पर्म हो गए। आप लोग प्लीज एक बार जाके क्लासिफिकेशन में, फिर से बोल रही हूँ, क्लासिफिकेशन चैप्टर एक बार फिर से देख लीजिएगा। वीडियोस नहीं अवेलेबल है, मैंने सोचा था कि मैं क्लासिफिकेशन पे बनाऊंगी, बट अभी मैंने
नहीं बनाया है सो आप एक बार प्लीज बुक खोल के देख लीजिएगा क्लासिफिकेशन, यू विल गेट टू नो व्हाट इज टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म वगैरह आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। सो ये जो ऑर्गेनिज्म है इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, इसके जो पेरेंट बॉडी होते हैं वो कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। It is obvious that meiosis, the reduction division, has to occur if a diploid body has to produce haploid gamete। तो इसमें जाहिर सी बात है, ये जो हमने बोला था कि n बनेगा, तो n बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस को आप दूसरे नेम से भी जानते हो, वी कॉल दैट रिडक्शन प्रोसेस, वी कॉल दैट रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, 2n था और 2n से n हो गया, तो यहाँ पे रिड्यूस हो गया नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन, एंड इसको हम मियोसिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो मियोसिस होगा इस केस में, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के केस में मियोसिस होगा, रिडक्शन डिवीजन, एंड और क्यों होगा वो, टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट, ताकि गैमेट्स जो उनका बने वो हैप्लॉइड हो और फिर 2 हैप्लॉइड गैमेट मिलके डिप्लॉयड एक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सके, ठीक। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड एज मियोसाइट्स गैमेट मदर सेल अंडर गो मियोसिस। अब जो हमारा जो डिप्लॉयड एक ऑर्गेनिज्म है, जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, उसके जो सेल हैं जो कि हमारा ये मियोसिस करते हैं, वो सेल, वो 2n वाले सेल जो मियोसिस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो रिडक्शन डिवीजन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस सेल को हम क्या बोलेंगे, उस सेल का एक स्पेशल नेम है, वी कॉल इट मियोसाइट्स, वी कॉल इट मियोसाइट्स, ठीक है। वैसा मदर सेल जो कि मियोसिस कर रहा है, वैसा मदर सेल जो कि मियोसिस कर रहा है, वी कॉल दैट सेल मियोसाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं ये, खासकर नीट में तो बहुत बार पूछ चुका है, तो प्लीज इसको मार्क कर लेना। At the end of meiosis, only one set of chromosome. At the end of meiosis, only one set of chromosome get incorporated to each gamete. अब जब meiosis हो जाता है तो एक ही जो सेट होता है क्रोमोसोम वो पार्टिसिपेट कर पाता है किसमें, गैमेट फॉर्मेशन में। मतलब 2 सेट थे, n और n थे, लेकिन जो गैमेट जो बनेगा नेक्स्ट, फिर से जब गैमेट बनेगा किसी इंडिविजुअल में, तो उसका एक ही सेट, n सेट ही सिर्फ क्या होता है, इनकॉर्पोरेट हो पाता है, ठीक है। गैमेट फॉर्मेशन में n सेट ही हमारे नेक्स्ट जनरेशन को मिल पाता है। केयरफुली स्टडी टेबल 1.1। अब यहाँ पे एक टेबल आप देख सकते हो, आई होप कि दिख रहा हो, हाँ ठीक है। तो ये जो टेबल आप दिख रहे हो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम और मियोसाइट दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का देख सकते हैं, लाइक ह्यूमन बीइंग का देखो तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मियोसाइट, एक मियोसाइट में एक वैसा सेल जो कि मियोसिस करेगा, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 होते हैं, ठीक है। तो ये हैप्लॉइड है सेल। अभी जब ये गैमेट बन जाएगा, अभी जब ये गैमेट बन जाएगा तो ये पहले 2n था, अब इसको n होगा, तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, मैंने बताया था कि 2 से डिवाइड कर देंगे तो 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे, 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं आपको कंफ्यूज करने के लिए इसमें क्या करेंगे कि 2n के जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो आपको इस तरीके से लिख देंगे, 23 पेयर, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि 23 यहां भी 23 यहां भी। ध्यान से देखो, मैंने लिखा है पेयर्स। पेयर्स का मतलब क्या होता है, एक पेयर में 2 क्रोमोसोम, तो 23 पेयर में फिर से 46 क्रोमोसोम है ना। तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, कहीं कहीं उलझाने के लिए ऐसा लिख देते हैं कि क्रोमोसोम का नंबर जो है मियोसाइट में वो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि गैमेट में भी 23 और फिर मियोसाइट्स में भी 23, तो गलत बताया था मैम ने। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, मैंने यहाँ पेयर्स लिखा है। पेयर्स मतलब क्या होता है, जोड़ा, एक जोड़े में 2, तो 23 जोड़े में कितने, 46 क्रोमोसोम, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर। चलो देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो हाउस फ्लाई हो गया। हाउस फ्लाई में नंबर ऑफ क्रोमोसोम टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो जब ये गैमेट फॉर्मेशन करेगा, ये तो 2n था, तो ये 2n से जब n बनेगा तो इसके कितने हो जाएंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6 हो गए। फिर रैट में कितने होते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो मैं यहाँ पे कुछ मिसिंग है, ठीक है, आपको फाइंड करना है, लेकिन मैंने पहले से करके लिख रखा है। तो रैट में होते हैं 42। इसका जब आप हैप्लॉइड निकालोगे, मतलब इसका जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गैमेट्स निकालोगे तो इट विल बी 41। डॉग का 78, इसके गैमेट्स कितने हो जाएंगे, 39।
कैट्स का 38 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, मियोसाइट्स में, बट जैसे ही आप इसका गैमेट्स निकालोगे इट विल बी 19। उसी तरह से फ्रूट फ्लाई में 8 होते हैं, गैमेट्स में 4 होंगे। सो यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिया हुआ है, ठीक। तो अब यहाँ पे बाकियों का जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, या आप चाहो तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, या फिर आप खुद से नेट से ढूंढ लेना और ढूंढ के इसको फिल कर लेना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सो एंड फिल इट, वेट, carefully study the table 1.1 and fill in the diploid and haploid chromosome number of organism. Is there any relationship in the number of chromosome of myocyte and gametes? क्या कोई ऐसा रिलेशनशिप आपको दिखा? तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जो मियोसाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डबल ऑफ गैमेट्स। जो गैमेट्स अगर n है तो इसका मियोसाइट कितना होगा, 2n होगा, ठीक है। ये किस केस में है, डिप्लॉयड के केस में। वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि डिप्लॉयड है उसके केस में ये रिलेशन देखने को मिलता है कि जो गैमेट्स होते हैं इट इज हाफ ऑफ व्हाट, मियोसाइट्स। या फिर इसी को दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो कि गैमेट्स आर डबल ऑफ मियोसाइट इज डबल ऑफ गैमेट्स, ठीक है। नाउ अब ये हमारा जो फर्स्ट जो प्रोसेस था विच इज गैमेटोजेनेसिस, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे बंद कर रही हूँ एंड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि व्हाट इज एंड हाउ गैमेट ट्रांसफर ऑकर। सो आई होप कि गैमेटोजेनेसिस आपको अच्छे से समझ में आया है। एंड कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो, इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, फेसबुक पे आप कनेक्ट कर सकते हो मुझसे। तो कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी तरह का भी प्रॉब्लम हो, यू कैन शेयर विथ मी एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। सो आई होप कि वीडियो बहुत अच्छी लगे, आपको समझ में आए, आप अच्छे से पढ़ो। सो एक लाइक बनता है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड हो सके तो प्लीज वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी द टेक्नोलॉजी गुरु।